चलो भाई, तो कल अपन टाइप्स ऑफ सेल तक हो गया था। आज हम टाइप्स ऑफ सेल को देखेंगे। वैसे इसको मैंने करवा तो दिया था, लेकिन फिर भी अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में सेल कितने टाइप्स की होती है। तो सेल कितने टाइप्स की होती है भाई? 3 कि 2? 3 का बताया मैंने, तो 2 ही बताया था। 3 तो तुम लोग पता नहीं कहां से सीख के आए हो। 2 होता है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कोई भी सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, जैसे लाइकेज है, बैक्टीरिया है ना, ईस्ट, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल सेल वाले हैं। तो सिंगल सेल वाले में क्या होगी भाई? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। और प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज होती है कि न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना। वो साइज क्या होती है इसकी? 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। यूकैरियोटिक सेल किसमें होगी? एनिमल और प्लांट। क्या प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ये तो क्यों है? क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ करता है। और बस ग्रोथ ही करता है खाली? क्या और कुछ करता है? वो करेगा तभी ग्रोथ करेगा। चलो, तो देखो यूकैरियोटिक सेल आपके एनिमल और प्लांट में होती है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। ऑप्शन लिखा हुआ था, गलत है। और इसका साइज कितना होता है? 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं सेल के फंक्शन। आपकी बॉडी में सेल के फंक्शन क्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। फर्स्ट क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। बॉडी को सपोर्ट कौन देता है? सेल देता है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, सुबह जल्दी कौन कौन उठता है? 5-6 बजे के बीच कौन उठता? उठ जाते हो? तो देखो 5-6 बजे उठ के अपन अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाए तो क्या रहता है कि सुबह सुबह जो ऑक्सीजन होती है ना, वो प्योर ऑक्सीजन होती है। वो आपकी बॉडी में जाएगी। जब आपकी बॉडी में जाएगी तो लंग्स उसको लेगा। लंग्स उसको ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में भेजेगा। तो शुद्ध जो एयर होती है, शुद्ध हवा होती है ना, उससे अपनी सेल क्या रहती है? एनर्जेटिक। क्या रहती है? एनर्जेटिक। आप पूरे दिन मतलब एनर्जेटिक महसूस करोगे। ठीक है। पूरे दिन आपको स्फूर्ति रहेगी। एक आप 10-11 बजे उठो, पूरे दिन आपको उदासी आएगी। ऐसा लगेगा यार वापस जाके सो जाऊं। एक तो 10-11 बजे उठे और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वापस जाके सो जाऊं। बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, स्टेमिना 0 हो रहा है ना। तो एक्चुअली में अपनी सेल इतना सपोर्ट कर रही है अपन को, लेकिन हम उस सेल को जो चीज आउटपुट देंगे तो इनपुट देगी ना। तो आउटपुट कैसे मिलेगा? मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो आज से सभी जने क्या करोगे? आज से तो नहीं, कल से, कल सुबह से। आज तो हो गई, ठीक है ना। सुबह जल्दी उठ जाओ, 6 बजे तो उठो। 6 बजे उठ के 2 राउंड करके आ जाओ, 10-10 मिनट के, घूम के आराम से। सेकेंड चीज क्या करता है भाई? फैसिलिटेट ग्रोथ माइटोसिस। आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन करवाने का काम भी सेल का ही है। जैसे स्पर्म बनेंगे, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल के अंदर ओवा बनेंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम सेल का होता है। बॉडी में एनर्जी को प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉडी में ताकत, काम करने की कैपेबिलिटी, ये सेल करता है प्रोड्यूस। फाइनली आ जाता है भाई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्ट, है ना, किसी भी प्रोडक्ट को वापस रीजनरेट करना, वही रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है। जैसे कि स्पर्म प्लस ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और इस जाइगोट से फिर न्यू बॉर्न बेबी डेवलप होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो, अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एनिमल सेल स्ट्रक्चर। देखो, आप अगर इस तरीके की डिजाइन नहीं दे पाओ, वैसे तो एक्चुअल में जरूरी नहीं है, बीच में इन्होंने मतलब थोड़ा सा, चलो अपन यहाँ पे बना लेते हैं ना। जनरली अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के आ जाओ, बहुत है।
कैसे बना लोगे? इस तरीके से बना लो। एक ऊपर क्या बनाओगे? ये इसको क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म किसने बोला भाई? कौन है ऐसा? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हो तुम लोग जीएनए वाले? ये क्या है? हिंदी में क्या कहते हो? और ये पूरा जो लिक्विड है ये क्या है? हिंदी में क्या कहते हो? कोशिका तंत्र। कौन बोला? साइटो, देखो एक्स्ट्रा नहीं बोलना मेरी क्लास में भाई, जितना आता है उतना बोलो। साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे अपन देखते हैं न्यूक्लियस के आसपास में कौन सी चीजें होती है? राइबोसोम। राइबोसोम के आसपास में क्या होते हैं? अरे यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बना के पैकेट्स बनाएगा। उस पैकेट्स को लेके कौन जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां पे क्या आ जाता है? लाइसोसोम, ठीक है। यहां पे आप बना दो माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी क्या रह गया? गोल्जी बॉडी। यहां पर आप बना दो गोल्जी बॉडी, बना दो एपरेटस बना दो, है ना। 2-3 नाम है इसके। बस ये सेल का हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूछ लेता है, 2 से 3 नंबर का आता है, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। तो कैसा आएगा? ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। वैसे एचएपी के अंदर एनिमल नहीं पूछेगा ना। एचएपी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनिमल में तो आते हैं। हंस क्यों रहे हो? हम एनिमल ही तो हैं। हम प्लांट है क्या? एनिमल का मतलब जानवर होता है क्या? है भाई, ह्यूमन एनिमल में तो आते हैं। एक बार क्या हुआ था, ये सेम क्वेश्चन क्लास में मैंने कहा कि भाई आप एनिमल हो या ह्यूमन हो, तो सब कह रहे सर हम ह्यूमन है। तो ह्यूमन किस में आता है? एनिमल में आता है, ठीक है। तो अपन तो क्या है कि एक कोई कहता है ना कि अपने मारवाड़ी में कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। ये क्या होता है? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होता है ना। तो कुछ ऐसी अपनी लैंग्वेज इसी टाइप हो गई, इस वर्ड भी ऐसे हो गए कि हम उन्हीं को लेके चलते, चाहे कितना भी पढ़ लेंगे फिर भी, क्योंकि वो अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना। अब हम देखेंगे अलग अलग, जैसे कि भाई मेनली सेल 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अभी मैंने डायग्राम बनाया, बताना कोई कौन से 3 चीजें हैं? सेल किन 3 चीजों से मिलकर बना होता है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है भाई? न्यूक्लियस हो गया। थर्ड साइटो। इस साइटोप्लाज्म में वो सारी चीजें आ जाती है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, है ना, आपका लाइसोसोम। अब उनके अपन अलग अलग एक एक चीजें देख लेंगे शॉर्ट में। अब देखो सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? झिल्ली, है ना। तो झिल्ली मतलब मान लो आप एक दीवार, ठीक है। तो आपके घर के चारों तरफ अगर कोई दीवार है तो किस लिए है? सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन किसके लिए होती है? सेल पे प्रोटेक्शन के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज ए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन आर थिन, पतली, इलास्टिक, इलास्टिसिटी, रबर होता है ना, एंड डबल लेयर्ड फिल्म ऑफ लिपिड, लिपिड से बनती है ये। सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये क्या करती है कि भाई जो आउटसाइड, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उससे क्या करती है? सेल को थोड़ा सेपरेट करके रखती है, ताकि बाहर वाली चीजें इसको अफेक्ट नहीं कर सके, कोई भी अंदर नहीं आ सके, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल। अब मुझे बताओ, जैसे आपकी स्किन है, कोई क्रीम लगाते तो स्किन पेंट्रेट करती है नहीं करती है? अंदर जाती है ना वो क्रीम। कोई भी किसी को फंगल इंफेक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे आप क्रीम लगाते हो, तो 5-10 मिनट बाद में देखते तो वो क्रीम स्किन के अंदर जा रही है, तो स्किन परमेबल हुई कि नहीं हुई? तो हर सेल क्या होती है? उसकी परमेबिलिटी होती है कि भाई जो चीज अंदर जाने लायक है
वो तो जानी चाहिए, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ सेल। और देखो सेल मेम्ब्रेन इसलिए होती है कि सेल की थोड़ी लाइफ बढ़ा दे, उसका लाइफ साइकिल बढ़ा देगी। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बाहर की चीजें क्या करने लगेगी, अफेक्ट करने लगेगी। फ्लूइड मोइक मॉडल ये नहीं करना अपन को, छोड़ो इसको, काम की चीज नहीं है ये, ठीक है। अगर ये पीडे में आ जाए तो इसको छोड़ देना। अब देखो थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कंपोनेंट्स। सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। फॉस्फोलिपिड किससे बनता है, एक तो फॉस्फोलिपिड से बनेगा, कोलेस्ट्रॉल होगा इसमें, इंटीग्रल प्रोटीन्स होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, फैटी एसिड होगा, लिपिड बाइलेयर। अब देखो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आया है, तो कभी सुना है क्या कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तो होना चाहिए, नहीं होगा तो मर जाओगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कितना होता है कोई बता सकता है क्या? मुझे तो आइडिया नहीं है, पक्का कंफर्म है? मान रहा हूं मैं, आओ वीडियो जाएगा आगे, मैं बोल दूंगा नाम क्या तुम्हारा, करण। करण ने बताया भाई, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, ठीक है, फिर कमेंट बहुत आते हैं, ठीक है। तो 170 से लेके 200 के बीच में होता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे लिए वो हानिकारक क्यों है? एक तो बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना, LDL है ना, HDL तो ये नुकसान क्यों करते हैं अपन को? क्या करते हैं कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में? कहां पे? हार्ट की लेयर में, हार्ट में नहीं बोलोगे आप इसको बोलोगे जैसे कि आपने ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स में मेनली 2 होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज को आप हिंदी में कहते हो धमनी, और वेन्स को हिंदी में कहते हो आप सीरा। धमनी का काम क्या है? प्यूरिफाई ब्लड। कहां से लेगी? हार्ट से लेगी, पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी आर्टरीज, ठीक है। वेन्स क्या करेगी? अनप्यूरिफाइड ब्लड कहां से लेगी? पूरी बॉडी से लेकर हार्ट में लेके जाएगी, और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। तो लंग्स आपका क्या करता है? ब्लड, आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? तो किडनी क्या करती है? वाटर प्यूरिफाई। कौन? किडनी। लंग्स क्या करता है? एक्सचेंज करता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं करता। कंफ्यूज मत हो, देखो मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चंस काफी बार लोगों को कंफ्यूज करता है, और ऑप्शन में वो जो बनाएगा ना, लंग्स भी देगा किडनी भी देगा। 50% लड़के क्या करते हैं? किडनी को करके आते हैं और गलत हो जाता है। देखो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा लंग्स, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है प्यूरिफिकेशन करने का बॉडी में से। जैसे कि आपने वाटर पिया 1 लीटर, ठीक है, आपने क्या पिया? वाटर पिया 1 लीटर। अब आपके बॉडी में ब्लड में भी क्या होता है? वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो लंग्स का काम है ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। जबकि किडनी का काम क्या है? ब्लड में से वेस्ट और भी होते हैं, जैसे कि यूरिया, है ना, जो आप यूरिन थ्रू आउट करते हो ना, उसमें यूरिया तो होता है, ठीक है। और जो आपके वाटर के अंदर भी वेस्ट होता है, उसको भी ये क्या करता है? बाहर ले लेता है। और जो वापिस बॉडी के लायक जो वाटर होता है, कि भाई आप कभी भी 1 लीटर वाटर पीते हो, 1 लीटर यूरिन कर देते हो क्या? तो आप नहीं होता ना, 1-1.5 घंटे बाद में मैक्सिमम कितना यूरिन कर सकते हो? 50 ग्राम, 100 ग्राम समथिंग। तो बाकी का वाटर जा कहां रहा है? वापस 900 ग्राम वाटर कहां जा रहा है? अपनी बॉडी का किडनी क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्प्शन करवा के वापस उस वाटर को बॉडी में भेज रहा है। तो आपको सीधा सीधा बता देना, किडनी का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन, ओके। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अब अपन चल रहे थे अपना कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में हाई हो गया बॉडी में, तो ये क्या करेगा?
कैसे हाई होता है? तो आर्टरीज और वेन्स पे थे अपन कि भाई धमनी और शिरा, तो ये क्या करेगा, जैसे कि ये रही आर्टरीज की साइज, ये रही वेन्स की साइज। अब कोलेस्ट्रॉल करते क्या एक्चुअल में, यहाँ आके जमा हो गए, धीरे धीरे पहले इतने से जमा होंगे, फिर क्या करेंगे, और बढ़ता जाएगा, आप और फास्ट फूड खाते जाओ, है ना, बढ़िया दबा के, तो ये और कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ता जाएगा। अब मुझे बताओ, ये अगर कोलेस्ट्रॉल ही पूरा हो गया तो ब्लड जाएगा कैसे बेचारा? जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा क्या? क्योंकि ब्लड में क्या क्या है, ब्लड में क्या क्या बनता है साथ में, ब्लड अपने साथ में लेके क्या क्या चलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, मतलब पूरा का पूरा वही लेके घूम रहा है। अगर वो ब्लड ही अपनी बॉडी में पूरा सर्कुलेट नहीं होगा तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पता ही नहीं है इसका। तो अपनी बॉडी को ये चीजें मिलेगी नहीं तो क्या हो जाएगा, है? आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी ग्रोथ कर पाएगी क्या? आपकी बॉडी को अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी क्या, है? आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका हार्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाता ना। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने पे आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। तो ये जो फास्ट फूड दबा के खा रहे हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, हार्ट डिजीज के धीरे धीरे शिकार हो जाते हैं। और जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ज्यादातर, वो डायबिटीज 2 के शिकार बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? 3 चीजें हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो अपन ने अभी देखा था, सारी चीजें वही है। फॉस्फोलिपिड, आप डिटेल में इतना मत करो इसको, ठीक है ना। पेरिफेरल प्रोटीन छोड़ो इसको, कार्बोहाइड्रेट, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देख लेते हैं। देखो आपका अब क्या हुआ कि जैसे कि भाई वो फार्मेसी वाले स्टूडेंट है ना, पहले के टाइम तो 16 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब क्या आता है आजकल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तुम लोगों के जीएमएम में क्या बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे आते हैं? जीएमएम में तो दोनों ऑप्शन है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। तो तुम लोगों तो इंग्लिश में भी पढ़ो तो फायदा, हिंदी में पढ़ो तो भी फायदा, लेकिन फार्मेसी वाले हिंदी में मत लिख लेना भाई, फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है हिंदी का, सिर्फ इंग्लिश। अब देखते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। एक्चुअल में ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आपको पता ही है सेल मेम्ब्रेन क्यों है। सबसे पहला काम प्रोटेक्शन का, सेकंड काम क्या, सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब समझते हो ना, कि भाई कोई चीजें कौन सी अंदर जानी चाहिए, कौन सी नहीं, इसलिए आगे नाम दे रखा सिलेक्टिव। ऐसा नहीं है कि खाली परमेबिलिटी है, कोई भी अंदर आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। एक्ट एज ए, क्या होता है रिसेप्टर? चलो मुझे ये बताओ, रिसेप्टर क्या होते हैं, एंजाइम क्या होता है, ये लिख लो, नहीं पता है तो कल पता करके आना। और हार्मोन क्या होते हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ, वरना ये तीनों क्वेश्चंस लिखो। व्हाट इज रिसेप्टर, एंजाइम एंड हार्मोन, ये तीनों क्वेश्चन लिख लो, कल मुझे बताना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअल में ये तीनों आपकी बॉडी में तो होते हैं, रिसेप्टर, हार्मोन्स और एंजाइम। ये क्या करते हैं बॉडी में? एज ए, नहीं एज ए क्या काम, एज ये क्या करता है, रिएजेंट, उसको क्या बोलते हैं उस वर्ड को? एंजाइम किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इसकी प्रेजेंस में उस रिएक्शंस को बढ़ा देगा, घटा देगा, तो उसको क्या कहते हैं, एज ए प्रेरक। ये इंग्लिश में नाम भूल गया मैं उसका, तो ये आप पता करके आना कल। ठीक है, ये तीनों चीजों के बारे में पता करके आना। ठीक है भी,
और इसका काम क्या है? एक्ट एज ए रिसेप्टर, सेल एडेशन हो गया, सेल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, और एक्ट एज ए एंजाइम। तो ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, रिसेप्टर की तरह भी करेगा, है ना, और एक दूसरे के साथ में क्या कर लेगा, ये लिंक बना लेगा। सेल तो, सेल मेम्ब्रेन तो आपके लिए बहुत ही सेल, हाँ, एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं कि भाई वो किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी परसेंस में रहकर रिएक्शंस को या तो बढ़ा देंगे या फिर कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना आग लगाने वाले, वो उसी तरीके का ये है अपने एंजाइम, है ना। अब अपन देखते हैं सेकंड आपका आ जाता है न्यूक्लियस, जिसको आप हिंदी में कहते हो केंद्रक, ठीक है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? कब किया था? ठीक है। अब देखिएगा न्यूक्लियस एक्चुअल में ये सेल के अंदर जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। न्यूक्लियस का काम क्या है? ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसका काम क्या है? कोई बिना जरूरत कोई चीज रखता है क्या अपने पास? है कोई इंसान है, उसकी जरूरत है तब तक अपने पास है ना, नहीं है तो चलो भाई मौज करो, ठीक है। तो वही वाली चीज है, न्यूक्लियस का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, होल्ड करता है। तो सारा का सारा राज इसी के पास है ना, कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करने वाला बंदा ही न्यूक्लियस है। तो ये बहुत ही जरूरी हो गया अपने लिए। तो इट इज द डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल फाउंड इन ओनली ह्यूमन और प्लांट। ये बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में आपको पता है ना उनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? कितनी होती है बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल? होती है कभी? चलो एक क्वेश्चन ये भी लिखो, बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल कितनी होती है? बेसिक चीजें हैं, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। नेट पे टाइम पास करते हो, इससे अच्छा तो ये चीजें सर्च करो, तो क्या होगा, बेसिक अपनी बढ़ेगी, ठीक है। और मुझे ये बताना कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होता है? बैक्टीरिया वायरस के अंदर एसेक्सुअल होता है ना, और ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो चलो ये तो बता दिया आपने, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वापस। देखिएगा न्यूक्लियस होता है ना, वो डबल लेयर होता है। क्या होता है? डबल लेयर होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो मतलब एकदम सेंटर में होगा न्यूक्लियस, तो कंट्रोल भी करेगा ये कंटेन क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये किसकी फॉर्म में होता है? डीएनए, हिस्टोन एंड क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्का गुणसूत्र कहते हैं। कितने होते हैं ह्यूमन में गुणसूत्र? 42, 46। ये क्वेश्चन कभी कभार ऑप्शन में ये भी दे देता 23 पेयर, है ना। पेयर को हिंदी में कहते हैं जोड़ा, ठीक है। तो ये भी आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना, 46 ऑप्शन में नहीं दे तो 23 पेयर आप लिख लेना, ठीक है। और होल्ड क्या करता है भैया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करने का काम किसका होता है? रॉबर्ट ब्राउन का होता है। क्या हो गया? नींद आ रही है? अब देखते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कंसिस्ट क्या करता है? 4 कंपोनेंट। कंसिस्ट क्या करता है भाई? 4 कंपोनेंट। तो अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियर प्लाज्म आता है, न्यूक्लियस आते हैं, और क्रोमेटिन नेटवर्क। चलो ये करो तो भी ठीक है, वरना कोई इतनी जरूरत है नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो अपन देख लेते हैं ना, एक एक चीज के बारे में बताया हुआ है। और वैसे कभी कभार न्यूक्लियस के बारे में खाली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है 5 नंबर का, तो अगर ये चीजें अपने पास में तैयार होगी तो हम करके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? देखो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर,
तो उसके ऊपर भी एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है? क्या चलने की कैसी? अच्छा, पानी आने लगेगा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। चलो ये थोड़ा सा अंदर हो गया। जो इसके बाहर ये लेयर होती है न्यूक्लियस के ऊपर, ये क्या है भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अब ये क्या करती है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखती है ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहेगा तभी तो काम होगा इसका। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करती है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको साइटोप्लाज्म में नहीं जाने देगी, ठीक है। और क्या करेगी? न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन का देने का काम करेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये दो लेयर होती है, तो एक आउटर और एक इनर, ये दोनों प्रोटेक्शन करके रखती है। कंसिस्ट सेपरेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम। अब आपको पता है सेल के अंदर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इससे सेपरेट रखती है किसको? न्यूक्लियस को। कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, और ये लिपिड बाइलेयर से बनती है। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन कॉल्ड प्री न्यूक्लियर स्पेस। अगर किसी भी मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आती है, थोड़ी सी जगह आती है, उसको आप क्या बोलोगे? प्री। अब इसकी स्पेलिंग गलत है यार, ठीक है। आगे अपन देखना, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विथ आर का नाम क्या होता है? फुल फॉर्म रफ। ये रफ और स्मूथ में क्या फर्क है वो बताया जाएगा? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कम से कम 3 या 4 डिफरेंस पता करके आना। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं हिंदी वाले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम क्या जीएनएम को क्या? दोनों डीएमएलटी। लिख लो भाई। आगे अपन चलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होता है? जेली लाइक मैट्रिक्स। जैसे जेली आपने देखी हुई है ना, उसके लाइक मैट्रिक्स होगा विद द न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या करता है? डीएनए को रेप्लिकेट करवाना। रेप्लिकेशन का मतलब समझते हो क्या? डीएनए रेप्लिकेशन नाम नहीं सुना कभी? नाम नहीं सुना? डीएनए की कॉपी बनती है ना, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। होता कि नहीं होता? आपने वो डीएनए का मॉडल पढ़ा होगा 11th-12th में। किसने दिया था डीएनए मॉडल? कौन थे? डीएनए मॉडल किसने दिया था? यार बच्चे की क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 10th में भी आता है शायद डीएनए मॉडल, फिर 11th में आता है, फिर 12th में आता है। तो लिख लो आप, डीएनए मॉडल डिस्कवर्ड बाय। ऐप से नाम शुरू होता है, आपको बताने वाला बता सकता है, वरना फिर सर्च करके आना कल। इतना हिंट दे दिया है। चलो न्यूक्लियस हो गया आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्रोमेटिन, नेटवर्क, फाइबर, फंक्शन। चलो अपन फंक्शन पे चलते हैं डायरेक्ट। बाकी की चीजें ज्यादा अपन को देखनी नहीं है उसमें। अब देखो, न्यूक्लियस आपसे आ जाए तो सबसे पहले आप न्यूक्लियस का डायग्राम बनाओ और उसका इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप क्या बता दो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दो, और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बता के फिर फाइनली आप क्या बता दो? उसके फंक्शन बता दो, ठीक है। तो न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं भाई? अब देखो यार, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा तो क्या क्या फंक्शन हो सकता है, अपने यही दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? क्या क्या काम है? फंक्शन का मतलब तो समझते हो ना,
कि भाई द न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड चीज क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक से दूसरे सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कोई कहता है ना भाई इनके फादर मदर के गुण बच्चों में आ गए, कैसे आ गए, जेनेटिक ट्रांसफर कैसे हुआ, कैसे हुआ, अरे भाई स्पर्म क्या है, सेल है ना, ओवा दोनों सेल है, ठीक है ना। तो स्पर्म किससे आया, मेल से, ओवा किससे आया, फीमेल से, दोनों सेल है। वो सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब जब इन दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिली तब वो दोनों के गुण आए ना इसमें, तो अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, कोई भी अगर जेनेटिक चेक करना है किसी के फादर मदर का, तो कैसे चेक करते हो आप किसी बच्चे का, तो डीएनए तो मैच कुछ तो करोगे, क्या लोगे उसकी बॉडी से, स्किन हो गया, हेयर हो गए, है ना, नाखून हो गए, इन्हीं से तो करोगे। तो कुछ तो अपन बॉडी का सैंपल लेंगे या ऐसे ही कर लेंगे डीएनए डायरेक्ट स्कैन, है ना। आगे देखते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए का नाम क्या पूरा, राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का काम क्या सेल में, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने का काम राइबोसोम का है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल। अब देखिएगा मैंने बताया था आपको भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, क्रोमोसोम सारे के सारे किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जो स्पर्म वापस क्या करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस होके ही तो स्पर्म और ओवा बनता है ना। तो उसी से फिर वापस क्या करते हैं, ग्रोथ करवाने के लिए, डिवीजन करवाने के लिए भी आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस है। जबकि इनमें तो आपके जैसे कि बैक्टीरिया वायरस में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, और ह्यूमन एंड, अरे एनिमल में ह्यूमन है, इनमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम को करवाएगा। तो ये पेन मत बजाओ, कौन बजा रहा बार बार। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल एंड स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम, ठीक है ना। तो स्टोर करके रखता है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम को, ठीक है भाई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बचा है क्या, चलो तो अब अपन इसे, इन्होंने आगे लिखा नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, आज अपन सेल को कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। देखो साइटोप्लाज्म तीन चीजों से मिलकर बना था, किन किन से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हो, जीव द्रव्य। अब देखो साइटोप्लाज्म में 90% क्या होता है भाई, वाटर, है ना, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में सारे के सारे कंपोनेंट्स होते, कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम का काम क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोल दो आप, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है। सेकेंड चीज लाइसोसोम ले लें। लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, क्या है काम, ये जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है ना उसको क्या कर देगा, कैप्चर करके मारने का काम करता है। लेकिन कभी कभार ये खुद कंफ्यूज हो जाता है और अपनी ही सेल को खाने लग जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बेक। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो आप। तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो आपने 5वीं क्लास में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, पढ़ा नहीं। क्यों करते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या करता है ये, हाँ एनर्जी कैसे देता है ये सेल को, एटीपी के थ्रू, और एटीपी के थ्रू और क्या करता है ये सेल में,
ब्रीथिंग करवाने के लिए, श्वसन करवाने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड फाइनली अपन 4th नंबर पे क्या देखेंगे, आपका गोल्गी बॉडी ले लो, एपरेटस ले लो। यही काम क्या करता है भाई, पैकेजिंग का। चलो, और 5 नंबर पे क्या जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जैसे ही राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, सिंथेसिस करेगा, उसके बाद में उस प्रोटीन्स को जिन जिन सेल को रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचाने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है भाई। तो ये चीजें थी। तो आपका एक्चुअल में देखा जाए तो शॉर्ट में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना। और वैसे सेल तो अपन ने थोड़ा अच्छे से किया है, ठीक है। तो चलो सेल आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे सेल का, ओके।